नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद गौरव अवस्थी में। काफ़ी समय बाद हम लोग एक बार फिर से मिले हुए हैं और एक नए टॉपिक के साथ मिले हुए हैं। हम लोगों की नई शिक्षा नीति 2020 आई है। CBT के पेपर CTET के चल रहे हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो उधर के 3 मनोवैज्ञानिक जो हम अक्सर आपको क्लास में बताते रहते हैं, कोहलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, और इनके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बन रहे हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा लगभग 17,000 के लिए आया हुआ है, एक घोषणा की गई है, अभी जियो नहीं आया है और बढ़ने की संभावनाएं भी हो सकती हैं भर्ती में। लेकिन हमें राजनीतिक मुद्दों की तरफ नज़र न डालते हुए अपनी तैयारी को सुदृढ़ करना है। जो भी आए हमें अपने लिए एक सीट बचा कर रखनी है, बस हमारा एक लक्ष्य यही होना चाहिए। फ़िलहाल अधिक समय न लेते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर, और जो हमारा टॉपिक है नई शिक्षा नीति 2020 आई हुई है। नई शिक्षा नीति 2020 की जो रूपरेखा है, हम सामान्यतः ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है के कस्तूरी रंगन। एक समिति बैठाई जाती है 2017 में, ध्यान दीजिएगा 2017 में एक समिति बैठाई जाती है। 7 सदस्यीय समिति रहती है और उस समिति के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं के कस्तूरी रंगन बनाए जाते हैं। इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये। शिक्षा में नवीनीकरण लाने के लिए, शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए ये समिति बनाई जाती है और नई शिक्षा नीति के रूप में के कस्तूरी रंगन महोदय अपने ड्राफ्ट को प्रस्तुत करते हैं। और जो ड्राफ्ट है वो ये मई 2019 को इनका मसौदा तैयार होता है, सरकार के पास जाता है, उस पर विचार विमर्श होते हैं और 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति घोषित कर दी जाती है। ध्यान दीजिएगा 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति घोषित हो जाती है और ये घोषित करता है हमारा मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, HRD मिनिस्ट्री। आपने नाम सुना होगा, HRD मिनिस्ट्री, यही है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो HRD मिनिस्ट्री, उस समय HRD मिनिस्ट्री के जो वर्तमान में हमारे प्रमुख हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, हरिद्वार से ये सांसद हैं। तो ये प्रस्तुत करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 को और बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, चेंजेज आते हैं, शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए प्रयास होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आती है कि इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बदल दिया जाता है शिक्षा मंत्रालय में। किस मंत्रालय में? शिक्षा मंत्रालय में बदल दिया जाता है। और अगर हम कहें तो हमारे पहले शिक्षा मंत्री के रूप में जाने जाएंगे रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो शिक्षा मंत्रालय है के कस्तूरी रंगन, वो जो समिति बनाई जाती है उस समिति के अध्यक्ष होते हैं। और इस नई शिक्षा नीति का जो विज़न होता है, जो एम होता है, जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है, वो है टू इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन। जो विजन है, जो एम है, जो मुख्य उद्देश्य है, मतलब क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाने का जो मेन उद्देश्य है, इसी उद्देश्य के साथ ये नई शिक्षा नीति आती है। और इसके अलावा अगर हम पहले की थोड़ा सा शिक्षा नीतियों पर नज़र डालें तो एक आयोग का नाम हम लोगों ने सुना होगा, कोठारी आयोग। और ये जो कोठारी आयोग है, हमने आपको क्लास में बताया होगा ऑफलाइन क्लासेस में कि 1964 में ये आयोग आता है और 1966 में अपनी संस्तुतियाँ देता है ना। जैसे यहाँ का हमने बताया कि 2017 में यह आयोग इनकी अध्यक्षता में बैठाया गया था और 2019 में ये अपनी संस्तुतियाँ देते हैं और 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति घोषित की जाती है। ठीक है, वैसे ही 64 में ये आयोग बनाया जाता है और 66 में अपनी नीतियाँ देता है। और नीतियों में ये 2 प्रमुख बातें देता है ना। उन 2 प्रमुख बातों में, चूँकि उस समय भी हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत गड़बड़ थी, हमारी जो लिटरेसी रेट थी, हमारी जो साक्षरता दर थी, काफ़ी कम थी। और ये 2 प्रमुख चीज़ें देता है। एक हम लोगों ने सुना होगा त्रिभाषा सूत्र।
त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र के लिए ये आयोग जाना जाता है। इसके अलावा ये आयोग संस्तुति देता है हमारी 10+2+3 पद्धति के लिए कि हमें शिक्षा में इस पद्धति को अपनाना होगा। दो इसके मसौदे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इस आयोग के आने के बाद सरकार तय करती है कि हमें इस आयोग की बातों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। इस वजह से इसके फलस्वरूप प्रथम शिक्षा नीति लाई जाती है 1968 में। कोठारी आयोग की सिफारिशों को, संस्तुतियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए नई शिक्षा नीति लाई जाती है 1968 में। इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल होता है, नई शिक्षा नीति लाते हैं और ला करके उसे करने का प्रयास किया जाता है, इम्प्लीमेंट करने के प्रयास किए जाते हैं नई शिक्षा नीति। तो कोठारी आयोग के फलस्वरूप ये नई शिक्षा नीति आती है 1968, जो हमारे भारत की पहली शिक्षा नीति थी, स्वतंत्र भारत के लिए शिक्षा की पहली नीति थी। और उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति आती है 1986 में। ये इसलिए लाई जाती है क्योंकि 1968 में जो कार्य हम नहीं कर पाए, कुछ कारणोंवश हमने वो कार्य नहीं कर पाए, हम शिक्षा व्यवस्था को उतना सुदृढ़ नहीं बना पाए, फलस्वरूप हमें दूसरी शिक्षा नीति लानी पड़ती है 1986 में। राजीव गांधी जी का कार्यकाल होता है ना। और राजीव गांधी जी के इस शिक्षा नीति का जो उद्देश्य मेन होता है वो यही होता है 10+2+3, 10+2+3 को सही से इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे, है ना। और इसके फलस्वरूप ही द्वितीय शिक्षा नीति का भी एक परिणाम होता है, हम लोगों ने सुना होगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आता है 1987 में। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इसके तहत आता है और थोड़ा सा ये 10+2+3 की शिक्षा नीति को यहाँ से चालू हो रही और यहाँ तक लागू करने के प्रयास किए जाते हैं। लेकिन एक समय अरसा बीत चुका होता है। सोचिए आप 1968 में, 1986 में हमारा भारत कैसा था, है ना। हमारी लिटरेसी दर कैसी थी, हम कितना विकसित हुए थे, औद्योगिक विकास कितना हुआ था, वैज्ञानिक विकास कितना हुआ था, तो बहुत ही कम कह सकते हैं। और वर्तमान में जहाँ पर हम खड़े हैं तो निश्चित तौर पर हमें एक नई शिक्षा नीति की जरूरत थी, है ना। और जो नई शिक्षा नीति आती है, हमने उसका आपको एम बताया, हमने आपको उसका विजन बताया, टू इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन। हमें क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देना है और इसमें भी दो बातें आती हैं। दो बातें क्या आती हैं कि हमें विज्ञान को बढ़ावा देना है ना। वैज्ञानिक पहली चीज आती है कि हमें कौशलों का विकास करना है। कौशल विकास, बच्चे के जो पढ़ने का उद्देश्य हो वो केवल धनार्जन ही ना हो, पहला हो कौशलों का विकास, जो सबसे जरूरी है। हमारे अंदर नैतिकता लाने का प्रयास किया जा रहा है, सामाजिकता लाने का प्रयास किया जा रहा है, अच्छा नागरिक बनाया जाए, कौशल विकसित किए जाए हमारे अंदर। और दूसरी सबसे बड़ी बात आती है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी। एक बात और आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छे से मजबूत किया जाए। तो ये दो एम हमारे जो है, जो क्वालिटी एजुकेशन है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाने के लिए इन दो चीज़ों पर विशेष बल दिया गया कि हमें कौशलों का विकास करना है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी को विकसित करना है। आगे बढ़ते हैं तो देखने का प्रयास करते हैं कि ये जो नई शिक्षा नीति लाई गई, के कस्तूरी रंगन जिसके अध्यक्ष थे, उसकी सबसे प्रमुख विशेषताएं क्या थी, है ना। तो सबसे पहले हमने बताया कि ये जो चेंजमेंट आया 10+2+3 वाला, सबसे बड़ा चेंजमेंट करा जाता है नई शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4, 5+3+3+4 बहुत जरूरी था। हम आज देखते हैं प्राइवेट विद्यालयों में जो चलता है किंडरगार्टन, जैसे हम कह लें, तो चलता है LKG UKG, कक्षा 1 जाने के पहले 3 की बातें होती हैं, 3 कक्षाओं की। सेम वही चीज़ है जो 5 की नीति लाई गई, जो पहले 5 का स्तर था वो 5 का स्तर लाया गया 3 वर्ष की आंगनबाड़ी, और 3 वर्ष की आंगनबाड़ी के बाद 2 वर्ष कक्षा 1 और 2, इनको एक जगह लाने का प्रयास किया गया, है ना। एक जगह लाने का प्रयास करते हैं और कई सारी चीज़ें लाते हैं। हम लोगों को एक शब्द पता होगा ECCE, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ध्यान रखिएगा। ECCE का फुल फॉर्म अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, ये लाया जाता है। और ये लाया जाता है इसी को ध्यान में रख करके 3 से
8 वर्ष तक के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन का प्रयास किया जाता है। और वही चीज़ देखिए ये एज लिखी हुई है ना। हमारे लिए 6 से 8 कह सकते हैं 1 और 2 के लिए था, लेकिन प्रारंभ के जो 3 वर्ष हैं आंगनबाड़ी के 3 से 6 वाले, 3 से 6 वर्ष आंगनबाड़ी के और 6 से 8 वाले कक्षा 1 और 2 के लिए। तो ECCE और एक शब्द हमें ध्यान में रख करके चलना है FLN, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेसी। फुल फॉर्म इसका भी पूछ सकता है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेसी, है ना। संख्या ज्ञान के लिए है जो प्रारंभ में हम प्राथमिक स्तर की दशाओं को देखें, बहुत ही गड़बड़ है ना। बच्चों को संख्या ज्ञान नहीं है, भाषाई ज्ञान नहीं है, उन ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही ये 2 कोर्स चालू किए गए, एक FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेसी और ECCE अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। फुल फॉर्म आप कॉपी में लिख लीजिएगा, जगह हमारे पास नहीं है इसलिए हम अभी नहीं लिख रहे हैं, बाकी क्लास में चर्चाएं होंगी। तो FLN कोर्स लाया जाता है और ECCE, तो जो 5 का है वो 3 वर्ष आंगनबाड़ी के और 2 वर्ष कक्षा 1 और 2 के, 3 से 8 वर्ष के लिए ये 2 चीज़ें आती हैं, ECCE और FLN। इसके बाद जो 5+3 का है वो कक्षा 3 से 5 का है, 8 से 11 वर्ष की अवधि बताई गई है। और अगले को जो 3 माना गया है वो कक्षा 6 से लेकर के 8, 11 से 14 वर्ष तक की जो अवधि है, जो हमारे ये भी ध्यान रखना है, हमने आपसे बता रखा था कि जो मूल अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा लेने का मूल अधिकार, RTE के तहत हम लोगों को 2009 में ये चीज़ें प्रदान की गई। तो RTE में थोड़ा सा चेंजमेंट करा जा रहा है और चेंजमेंट हो रहा है, जो 6 से 14 था वो 3 से 14 किया जाएगा, है ना, कि बच्चों को 3 से 14 तक जो है 3 से 14 वर्ष तक के लिए उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो है प्रबंधन की बात करी जा रही। इसके बाद आती है अगला जो 4 का स्टेप है, कक्षा 9 से 12 है, 14 से 18 वर्ष तक की अवधि का निर्धारण किया गया है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो 3 से 8 वर्ष की अवधि है इसे फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है, फाउंडेशन, इसे फाउंडेशन कोर्स के रूप में भी ये फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेसी फाउंडेशनल कोर्स है। ये जो 3 से 8 है इसे प्राथमिक कोर्स के रूप में जाना जाएगा। नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो प्राथमिक है वो 3 से 8 को माना जाएगा, उसके बाद ये 6 से 8 माध्यमिक ही है, और उसके बाद ये जो ऊपर की बात है ये सेकेंडरी की बात हो जाएगी, ये सेकेंडरी एजुकेशन हमारा है, ठीक है। तो ये बातें हुई, इसे ध्यान रखिएगा कि जो नई शिक्षा नीति है वो 10+2+3 की नीति को परिवर्तित करके 5+3+3+4 पर आधारित है, ठीक। अन्य विशेषताओं को देखते हैं। तो पहली जो विशेषता है, कक्षा 5 तक जो मातृभाषा है या स्थानीय भाषा में हमें शिक्षा देनी होगी। जो कक्षा 5 तक की भाषा को निर्धारित किया जा रहा है, तो 5 तक की भाषा का निर्धारण है वो मातृभाषा या स्थानीय भाषा में ही बच्चों को हमें शिक्षा देनी है, और भाषा और गणित की शिक्षा पर अधिक महत्व दिया जा रहा है। दूसरी बात आते हैं, कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्स का मतलब है टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्स, मतलब बच्चे अगर प्रारंभ में ही, है ना, हम लोगों ने कहावत सुनी होगी, ललना के पाँव पलना में दिखाई पड़ जाते हैं। वही चीज़ है कि कक्षा 6 में बच्चा प्रारंभ में भी अगर टेक्निकल एजुकेशन की दिशा में जाना चाहता है तो उसके लिए कक्षा 6 से ही राह या रास्ते खोल दिए जाएंगे, ठीक है। तो वोकेशनल कोर्स शुरू कर दिए जाएंगे। इसके अलावा स्नातक जो डिग्री की अवधि है वो 4 वर्ष की कर दी गई। स्नातक की डिग्री, अब जरूरी नहीं कि हमें 4 वर्ष पूरे ही करना पड़े। अगर इस स्नातक डिग्री की अवधि में हम केवल पहले वर्ष में छोड़ दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कहेंगे कि स्नातक इसका कंप्लीट नहीं है। प्रथम वर्ष में उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष में उसे डिप्लोमा कहा जाएगा, तृतीय वर्ष में डिग्री कहा जाएगी, और जब 4 वर्ष पूरे कर लेगा तो वह शोध प्लस डिग्री दोनों चीज़ें हासिल कर ले जाएगा, ठीक। इसके बाद जो लागू करना, नई शिक्षा नीति जो लागू होती है वो लागू करने में जो हमारा पहला राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। मतलब नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू करने वाला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है और दूसरा मध्य प्रदेश है, ठीक। तो जो नई शिक्षा के उद्देश्य है इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन, इसको इन दोनों लोगों ने सबसे पहले प्रयास किया लागू करने का। और दूसरी चीज़ एक और हमें ध्यान रखना है
इसमें एक दो चीज़ें और हैं। हम ये कहें जो नई शिक्षा नीति लाई गई है वो 2020 से 2040 तक के लिए लाई गई है। 2020 से 2040 तक के लिए लाई गई, मतलब आगे आने वाले 20 वर्षों तक के लिए ये नई शिक्षा नीति लाई गई है। क्यों? क्योंकि आज से 20 साल पहले हम कितना विकसित थे, आज कितना विकसित हैं। आज से 20 साल बाद हम कितना विकसित होंगे, तो हो सकता है हमें इस नई शिक्षा नीति में और ज़्यादा परिवर्तन लाने पड़े, है ना। इसलिए 20 वर्षों के लिए लाई गई है। और इसकी सबसे बड़ी चीज़ कही गई है कि हम 2030 तक 100% नामांकन प्राप्त कर लें। इस बात को भी बहुत ध्यान दीजिएगा। इसमें एक विज़न या एक उद्देश्य ये भी बनाया गया है कि हम 2030 तक 100% नामांकन प्राप्त कर लें। जो हमारी साक्षरता दर कभी 60% थी, है ना, वो उस 60% को हम पार करके 2030 तक उस साक्षरता दर का 100% पहुंच जाए, है ना। तो नामांकन 2030 तक अब 100% नामांकन कर लें और 2020 से 2040 तक की नई शिक्षा नीति लाई गई है। अगले कुछ बिंदुओं को देखते हैं। यूजीसी है, AICTE है, NCTE है। बहुत सी जो हमारी उच्च शिक्षा की शिक्षा संस्थाएं हैं, इन शिक्षा संस्थाओं को रिप्लेस किया जाएगा, नई शिक्षा नीति कहती है। और किसमें? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब जो तरह तरह के आयोग बने हैं, हर आयोग का अपना अलग काम। इसको देखते हैं। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। 1953 में आयोग आता है और 1956 में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है ना। फुल फॉर्म याद रखिएगा और जो हमने सन आपको बताया वो भी ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, 53 में आता है और 56 में इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है, अपने कार्य को सुचारू रूप से करता है। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ध्यान देना, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है। यहाँ टीचर एजुकेशन नहीं है, टेक्निकल एजुकेशन है। मतलब टेक्निकल एजुकेशन की जो संस्था है NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। बहुत सारी चीज़ें आ गई। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, स्नातक का क्षेत्र देखता है। ये AICTC है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल क्षेत्र को देखता है। NCTE टीचर एजुकेशन की बात करता है। इन सभी को मिला करके या इन सभी के ऊपर एक सर्वोच्च संस्था बनाई जाएगी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इस कमीशन को बैठाया जाएगा और उसके बाद शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाए जाएंगे। अगली बात आती है छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन। छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन के लिए एक संस्था बनाई जाएगी, NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA का फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी और उसका नाम रखा जाएगा परख। परख नाम की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगी जो छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करेगी। भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए, है ना, भारतीय भाषाएं जो हमारी भाषाएं हैं, जो कुछ अन्य भाषाओं को हमने ग्रहण किया, जिसे गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, तो ऐसी भाषाओं को, या जो हमने बुद्धिस्ट को, जो हमारे यहाँ जन्म लेता है धर्म, ऐसे जो भी भारतीय भाषाएं हैं बहुत सी, जैसे पाली हो गई, प्राकृत हो गई, फारसी भाषाएं हो गई, इन भाषाओं को संरक्षण दिया जाएगा। और संरक्षण के लिए IITI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, इस नाम की संस्था बनाई जाएगी। और इस संस्था का उद्देश्य होगा कि जो भी भारतीय भाषाएं हैं उन भारतीय भाषाओं को संरक्षित किया जाए, उन भारतीय भाषाओं के विकास में योगदान दिया जाए, उन्हें बढ़ावा दिया जाए। आगे बात आती है शिक्षा पर जो खर्च था उस खर्च को बढ़ाया गया। ध्यान रखिएगा, अभी तक 3% खर्च होता था, लेकिन पिछली जो नीति थी या पिछली जो हम लोगों की वित्तीय वर्ष था, उस वित्तीय वर्ष में लगभग 4.3% शिक्षा पर खर्च आया GDP का। लेकिन ये कहा गया कि नई शिक्षा नीति के तहत हमें शिक्षा पर अधिक खर्च करने हैं, यानी GDP का लगभग 6% हमें शिक्षा पर खर्च करना होगा, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे बिंदु आते हैं
ये हमारे मेन बिंदु थे। बाकी हम बिंदु कह लें तो जैसे उसने कहा कि हमें टेट की अनिवार्यता करनी होगी, ये हम लोगों के क्षेत्र की आता है। अगर प्राइवेट स्कूल में भी है तो वहाँ पर भी जो टेट है वो प्रत्येक टीचर के लिए अनिवार्य होगा। मतलब हर जो टीचर पढ़ाने जाएगा वो बीटीसी या बीएड की योग्यताधारी होगा, चाहे वह प्राइवेट स्कूल का ही क्यों ना हो, है ना। दूसरा, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक लगाई गई है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ड्राफ्ट है, बड़ा है, सोचिए 2 वर्ष लगे हैं, तो काफ़ी सारी बातें हैं और अच्छे और गुणात्मक सुधार हैं, है ना। हम आशा कर सकते हैं कि नई शिक्षा नीति हमारे भारत के जो नवनिहाल हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए या भारत के विकास में एक अहम भूमिका निभाएगी, है ना। बाकी ध्यान दिए रहिए, हमें भी अपने विकास को ध्यान में रखना है क्योंकि भर्ती आ रही है, तो वहाँ पर हमें जो है एक मजबूती के साथ कदम रखना है। पढ़ते रहें, जो भी समस्याएं हो हमें बताएंगे, हम उन समस्याओं को ऐसे ही वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।